जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 21 में, जहां पर मैं लेक्चर नंबर 20 से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को दिखलाऊँगा और यहाँ पर बताऊँगा कि पहला जो पेयर है वो इंटीग्रेबल होगा और दूसरा जो पेयर है वो इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाते हैं और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर कैसे लगाते हैं वो भी हम लोग साथ ही के साथ समझ जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। xp माइनस वाई क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको बता दूं फिर से कि ये लेक्चर नंबर 21 है और लेक्चर नंबर 20 अगर आपने नहीं देखा है तो फिर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। लेक्चर नंबर 20 में मैंने आपको बतलाया था कि पहला इंटीग्रेबल पेयर आपको मिल जाए, लेकिन दूसरा इंटीग्रेबल पेयर आपको जब नहीं मिले तब आप मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाते हैं। और उस केस में मेथड ऑफ मल्टीप्लायर कैसे लगाते हैं आइए उस चीज़ को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेना है xp माइनस वाई क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको कंपेयर कर लेना है विच इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है PP प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में है। सो इट इज़ लैग्रेंज लीनियर PDE, इसीलिए ये लैग्रेंज लीनियर PDE है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या कह सकते हैं, P कैपिटल P का वैल्यू x है, कैपिटल Q का वैल्यू माइनस y है और कैपिटल R का वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तब हम लोग क्या करेंगे, नाउ ऑक्सिलरी स्लैश सब्सिडरी इक्वेशन इज रिटन एज। ऑक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं लैग्रेंज का, तो dx अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर। तो p के जगह पर x रख देंगे, q के जगह पर माइनस वाई रख देंगे, r के जगह पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे। रख दिया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। यही मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अच्छा, अब यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड कर लीजिए। नाउ बाय ग्रुपिंग मेथड फ्रॉम इक्वेशन 2 देन वी गेट dx अपॉन एक्स और इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई। मैं बार बार बता देता हूँ कि मैं देखिए इसको बार बार अच्छा नहीं लगता बताने के लिए कि आपको जो है कि नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, वहाँ से आप जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी इन बाय चांस अगर मान लीजिए कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देना भूल गया तो आप जो है कि मेरा नंबर दिया रहता है, जिस किसी भी बच्चे को ये चीज़ दिख जाए कि नहीं दिया हुआ, हो सकता है मैं भूल जाऊँ, कभी कभार हो सकता है ऐसा, तो आप तुरंत हमको कॉल कर दीजिएगा, ठीक है, कि सर जो है कि हाँ तुरंत कॉल कर दीजिएगा, वो ठीक, कोई मना ही नहीं, ताकि आपका हर एक फीडबैक ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। और हम जो है कि एक ही दिन में लगातार बनाते जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से थकावट भी होता है, लेकिन मेरा जो टारगेट है सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ मिल जाना चाहिए, मेरा यही टारगेट है, ठीक है। और आपको मालूम भी होगा कि ये जो ग्रेजुएशन होता है ये एक महासागर है ना। ग्रेजुएशन एक महासागर है, मैथमेटिक्स का महासागर है, और इसको जल्दी कंप्लीट कर देना आपको, है ना, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो dx अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई, इंटीग्रेटिंग करेंगे बहुत साइड्स तो क्या आ जाएगा, तो log x माइनस log y प्लस log a, ठीक है। अब log इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, log x प्लस log y, तो log x y इक्वल टू log a, मतलब x y इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये 3 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आगे देखिए, मैं अगर dx अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई लिया तो एक इंटीग्रल पेयर बन गया। लेकिन अगर मैं dx अपॉन एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लूँ तो भी मेरा एक इंटीग्रल पेयर नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते एक्स जेड है लेकिन वाई तो नहीं है। फिर अगर डी वाई अपॉन माइनस वाई ले लूँ और डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लूँ तो उस केस में भी देखिए मेरा नहीं हो पाएगा इंटीग्रल पेयर। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर आप देख सकते वाई जेड है, डिफरेंशियल्स मेरा डी वाई और डी जेड है, जबकि मेरा नीचे में वेरिएबल्स क्या है, एक्स भी है, तो एक्स को हटाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वेरिएबल सेपरेबल से नहीं बनेगा, यानी कि ये इंटीग्रल पेयर नहीं बना रहा है, यानी कि ये ग्रुपिंग मेथड से नहीं बनेगा। ग्रुपिंग मेथड कह लीजिए या फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड कह लीजिए, बात तो सेम ही है। तो इस केस में चूंकि एक इंटीग्रल पेयर हमको मिल चुका है और उससे हम लोग एक इंटीग्रल सॉल्यूशन एक्स वाई इक्वल टू ए
इक्वेशन नंबर 3 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन b का वैल्यू अब नहीं निकल पा रहा है चूंकि यहाँ पर दूसरा इंटीग्रल पेयर नहीं मिल पा रहा है। तो जब नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग दूसरा इंटीग्रल पेयर बनाएंगे, और उस दूसरे इंटीग्रल पेयर को बनाने के लिए लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए ये जो आप देख सकते हैं dx अपॉन एक्स dy अपॉन माइनस वाई dz अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2, इसी को हम लोग आप माइंड में लिख लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए और लिखने के बाद फिर आगे बढ़िए, तब समझ में आएगा। देखिए, नाउ बाय लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स बाय टेकिंग मल्टीप्लायर्स एक्स वाई कॉमा 1, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स वाई कॉमा 1 देन वी गेट, हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लायर्स का एक्स वाई और 1। ठीक है, तो जैसे dx अपॉन वाई एक्स था, dy अपॉन माइनस वाई था और dz अपॉन माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। तो देखिए लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स इस्तेमाल कैसे करते हैं, समझिएगा बात को। देखिए जो नीचे में जैसे देखिए x माइनस वाई और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो समझिएगा बात को कैसे करेंगे। x y और 1, मैंने बोला कि x y और 1, x को मल्टीप्लाई कर दीजिए dx के साथ, कर दिया, y को मल्टीप्लाई कर दीजिए dy के साथ, आप z को 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए dz के साथ, और जिसको आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया x के साथ उसको आप उसके नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले हिस्से में भी उसी चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि x में x को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस y में y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे में आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए हमेशा याद रखिएगा लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में नीचे वाले डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो करते हैं। क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर पार्ट को नए रेशियो, जो भी नया रेशियो हम लोग लाएंगे उस नए रेशियो का नीचे वाले डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो करने का कोशिश करते हैं, यही मेन मकसद होता है। जैसे कि आप तो कहेंगे, आप एकदम कहेंगे कि सर आपको पता कैसे चल रहा है कि आप एक्स वाई और 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा बाय टेकिंग मल्टीप्लायर्स, आपको कैसे पता चला कि आपको x ही लेना है, y ही लेना है और 1 ही लेना है। तो मैं बोलूँगा बाबू देखो ये तो एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से होगा, लेकिन इस प्रैक्टिस में भी जो है कि ट्रिक है, समझिए ट्रिक को समझिए। चूंकि dz के नीचे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, और अगर मैं dx के नीचे जो x है उसमें x को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ठीक यहाँ पर यही दिमाग तो लगा दिए y के साथ भी, चूंकि y में तो प्लस है, dz के नीचे में जो y है वो प्लस में वाई स्क्वायर है, तो अगर माइनस वाई को अगर प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी वजह से x को x के साथ मल्टीप्लाई किया और y को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और z को z वाला नीचे वाला जो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला हिस्सा है उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि dx अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और प्लस 1 डी जेड यानी कि डी जेड, और अपॉन में एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर 0 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0। इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम लोग देखिए, पहले तो हम लोग ग्रुपिंग मेथड लगाए थे, उससे a बराबर एक्स वाई निकाल लिया, पहला इंटीग्रल सॉल्यूशन। और दूसरा में हम लोग क्या निकाले, दूसरा में हम लोग निकाल रहे हैं, दूसरा भी इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना था लेकिन ग्रुपिंग मेथड काम नहीं आया, तो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर इस्तेमाल किया, और उसके मदद से मुझे क्या मिला, मुझे मिला dx अपॉन एक्स डी वाई अपॉन माइनस वाई डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी जेड अपॉन 0। तो ये एक नया रेशियो निकल गया, तो ये 4 रेशियो मिल गया, पहले 3 रेशियो था, अब 4 रेशियो मिल गया। तो देखिए इस रेशियो से फ़ायदा होगा, और ये रेशियो दूसरे रेशियो के साथ इंटीग्रल पेयर बनाएगा, मतलब पहला रेशियो और दूसरा रेशियो का इंटीग्रल पेयर तो हमको मिल गया। अब ये तीसरा रेशियो है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये चौथा रेशियो है, तो ये चौथा रेशियो को किसी ना किसी एक के साथ भिड़ा देंगे, तो इससे भी एक अलग हमको इंटीग्रल पेयर मिलेगा। ठीक है, तो चूंकि 2 ही इंटीग्रल पेयर चाहिए होगा हमेशा, तो नाउ बाय ग्रुपिंग मेथड अगेन करेंगे ग्रुपिंग मेथड फ्रॉम इक्वेशन 4 से अब करेंगे, देन वी गेट, तो dx अपॉन एक्स ले लिया और एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी जेड अपॉन 0 हो गया। ठीक है, आप बोलोगे कि डी वाई अपॉन माइनस वाई क्यों नहीं लिया, तो आप चाहो तो ले सकते हो, आप डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो, और एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी जेड अपॉन 0 भी ले सकते हो। तो मैंने तो पहला और लास्ट वाला सिलेक्ट कर लिया, तो क्या दिक्कत है, तो डी एक्स अपॉन एक्स और एक्स डी एक्स प्लस समथिंग ये पूरा हो गया। ठीक है, अब बात को यहाँ पर समझिएगा, आप समझ रहे होंगे कि नीचे में 0 है तो ये तो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे रुको थोड़ा सा बाबू समझो,
नीचे में 0 है, ये नीचे वाला 0 के साथ कुछ नहीं तो क्या मल्टीप्लाई है, तो 0 इंटू 1 मल्टीप्लाई है, 0 इंटू 1 मल्टीप्लाई है। तो 0 को आप dx के साथ भेज दो, dx अपॉन x के साथ भेज दो, तो 0 इंटू डी अपॉन एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा x dx प्लस वाई डी वाई प्लस डी जेड अपॉन कुछ नहीं तो नीचे में 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 को तो उठा के हटा दिए, है ना। तो यहाँ पर एक नोट लिखा हूँ जो कि आपको इंग्लिश हिंदी में लिखा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में नहीं लिखना है। तो डिनोमिनेटर 0 बनाने का फ़ायदा तो पता चल गया आपको, लेकिन ऐसा मस्ट नहीं है। 99% केसेस में ये डिनोमिनेटर 0 बनेगा। 1% केसेस में जहाँ ये 0 नहीं बनेगा, उन क्वेश्चंस को अलग से देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया 0 इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा इधर x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड, ठीक है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z, एलसीएम ले लिया, उधर 2b कर दिया मैंने, और 2b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z इक्वल टू 2b को मैंने c मान लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब सो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन 1 इज रिटन एज। तो हम लोग लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन का जो पहले सॉल्यूशन लिखते थे, कंप्लीट सॉल्यूशन, वो था एफ ए कॉमा बी इक्वल टू 0। तो बी के जगह पर सी है, तो क्या प्रॉब्लम पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसी को अब सी को ही लिख देंगे, एफ ए कॉमा सी इक्वल टू 0, यानी कि ए के जगह पर एक्स वाई हम लोग निकाल चुके हैं। आप कॉपी में लिखते आ रहे हैं तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और सी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z लिख दिया इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर इसको लिखने का और एक तरीका, ए बराबर एफ सी, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन का लिखने का तरीका एक और है, ये बराबर ए बराबर एक्स वाई हो गया, सी का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z। ये और एक तीसरा तरीका भी है, क्या है, सी बराबर एफ ए, तो सी का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z और इक्वल टू ए के जगह पर एक्स वाई। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जो 3 मेरा पेयर बन रहा था, उन तीनों पेयर में कोई भी जो है कि इंटीग्रेबल पेयर नहीं बनेगा, तब के केस में हम लोग क्या करेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 22 में। और इस केस में तो आपको बता ही दिया कि एक इंटीग्रल पेयर बनता है और दूसरा इंटीग्रल पेयर नहीं बनता है, तो फिर हम लोग लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे। एक बार लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे, एक बार ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल का। और हो सकता है कि दोनों ही केसेस, मतलब तीनों ही केसेस में तीनों ही इंटीग्रल पेयर ना बने, तो उस केस में तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड ही लगाएंगे, ठीक है। और के बार लगाएंगे तो 2 बार लगाएंगे, तो चूंकि यहाँ पर एक बार लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड लगाना पड़ा, तो जब कोई भी तीनों में से कोई भी जो है कि अगर मान लीजिए इंटीग्रल पेयर नहीं बना रहा है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो उस केस में हम लोग करते हैं क्या, डायरेक्ट जो है कि 2 बार लगाते हैं लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड। क्या लगाते हैं, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड लगाते हैं उस केस में, जब तीनों इंटीग्रल पेयर नहीं बनाता है तब। तो चलिए, आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 22 में, जहाँ मैं इसी चीज़ को बताऊँगा कि तीनों का तीनों इंटीग्रल पेयर नहीं बना रहा है, तो उस केस में डायरेक्ट 2 बार लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड लगा करके पहले इंटीग्रल पेयर बनाएंगे एंड देन उसका सॉल्यूशन बारी बारी से निकालेंगे। और इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको और 2-4 को क्वेश्चंस बताऊंगा इस मल्टीप्लायर से रिलेटेड, और साथ ही साथ ग्रुपिंग मेथड का एक अलग तरीके से भी मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा। ग्रुपिंग मेथड का एक अलग तरीके से भी नज़ारा दिखाऊंगा कि पहला दूसरा के साथ इंटीग्रल पेयर बना दिया, है ना, मतलब पहला रेशियो दूसरा रेशियो के साथ इंटीग्रल पेयर बना दिया एक ठो, और दूसरा और तीसरा के साथ जब इंटीग्रल पेयर नहीं बना रहा है तो मैं दिखाऊंगा कि हो सकता है कि वो पहला और तीसरा के साथ इंटीग्रल पेयर बना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मैं बताऊंगा लेक्चर नंबर 23 में। और लेक्चर नंबर 24 में आपको मैं एक ग्रुपिंग मेथड का एक और नमूना पेशकश करूंगा कि किस प्रकार से पहला दूसरा रेशियो को आपस में सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो वो एक नया इंटीग्रल रेशियो बन जाता है ना, उसको भी मैं बताऊंगा। एक नया इंटीग्रल रेशियो बन जाता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि पहला दूसरा रेशियो इंटीग्रल पेयर बना रहा है लेकिन तीसरा नहीं बना रहा है, तो उस तीसरे को पहले रेशियो के साथ हम लोग क्या कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे, तो उसकी मदद से भी वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल पेयर बन जाएगा, एक दूसरा इंटीग्रल पेयर फिर बना देगा।
तो ये भी मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा लेक्चर नंबर 25 में आपको शायद लेक्चर नंबर 25 में स्टार्ट करना चाहिए एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B का बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आगे क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।